दोस्तों अगर आपके पास बिहेव 181 की तैयारी के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये बिहेव 181 वन शॉर्ट रिवीजन है। इसमें आपको टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस एक वीडियो में मैं आपको 50 ऐसे एमसीक्यूज देने वाला हूं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं। यकीन मानिए इनमें से कम 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखेंगे। एकदम बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। जो सबसे पहला और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य संदेश सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दुनिया के सामने स्पष्ट करना था। आयोग ने 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की। आयोग ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता ना करे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं? हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो आपको ध्यान रखना है, आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। आपको जितनी वीडियो में बताया जा रहा है अगर आप वो अप्लाई करते हो तो आप एग्जाम में 90 to 95% स्कोर करके आओगे, ये मेरा दावा है। बस जितनी चीजें आपको बताया जाए बस उस चीज को फॉलो करना है। इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। इनका उद्देश्य क्या है? गरीबी समाप्त करना, भूख मिटाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता, जलवायु संरक्षण। तो एसडीजी क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक मिशन है जिसका लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास करना है, जिसके तहत 2030 तक पूरी दुनिया में 17 मुख्य लक्ष्यों को हासिल करना तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पर्यावरणीय नीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है फ्रेडरिक लैटेस। फ्रेडरिक लैटेस जो है ये जर्मन फिलोसोफर देखने को मिलेंगे। ये नीतिवाद के अनुसार मानव जीवन, संस्कृति और विकास पर प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस सिद्धांत के प्रवक्ता फ्रेडरिक रेटजेल थे। बाद में ल्यूसन फ्रेबे ने इसका विरोध करते हुए समव्ययवाद पॉसिबिलिज्म का सिद्धांत दिया। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रेटजेल तो जो थे, ये ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ, रेटजेल ने डिटर्मिनिज्म को लाया, नीतिवाद को लाया, लेकिन फेब्रे जो थे ये पॉसिबिलिज्म को लाते हैं, समव्ययवाद को लाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा तो एकदम स्किप नहीं करना, आपको टिक करके आना। क्वेश्चन है विच इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। मानव संशोधित पर्यावरण का उदाहरण कौन है? फॉरेस्ट, ओशियन, एग्रीकल्चरल फील्ड या डेजर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चरल फील्ड देखने को मिलेगा। मतलब मानव संशोधित पर्यावरण क्या होता है? तो यह वह है जिसमें मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया हो। उदाहरण के तौर पर खेती के खेत, सड़कें, शहर, बांध, पुल, इसलिए खेती का खेत सही उत्तर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी का स्थल भाग क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको लिथोस्फेयर देखने को मिलेगा। स्थल मंडल ये पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग होता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? पर्वत, मिट्टी, चट्टानें, मैदान। यही मानव और अन्य जीवों के रहने का आधार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी का जल भाग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जिसको जल मंडल कहते हैं। जल मंडल में पृथ्वी का समस्त जल शामिल होता है, जैसे महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूजल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर। अब घटक कौन होते हैं? तो टाइगर, काऊ, फंगी एंड बैक्टीरिया या डियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है फंगी एंड बैक्टीरिया। अब घटक मृत पौधों और जीवों को सड़ाकर उन्हें सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं। ये पोषक तत्व फिर मिट्टी में मिलकर
पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इसके मुख्य अपघटक क्या है, तो कवक और जीवाणु है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जितने भी फ्यूचर में जो भी चीजें मिलेगी उसका आप फायदा उठा सको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है रासायनिक संश्लेषण जीवाणु कैसी होती है। इसके 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चारों ऑप्शंस में जो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑटोट्रॉप्स। करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। रासायनिक संश्लेषित जीवाणु सूर्य के प्रकाश की बजाय रासायनिक ऊर्जा को उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्राइमरी कंज्यूमर ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिक लेवल। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर पर होता है। 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको सेकंड देखने को मिलेगा। पहला होता है उत्पादक, जो प्रथम पोषी स्तर होता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो द्वितीय होता है, द्वितीय उपभोक्ता जो तृतीय होता है, और तृतीय उपभोक्ता जो चतुर्थ होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं, यह ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घास किस श्रेणी में आता है। ग्रास बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, स्कैवेंजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्रोड्यूसर, उत्पादक। घास जो है उत्पादक है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसीलिए यह खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। पारिस्थितिक अनुक्रम की मध्य अवस्था क्या कहलाती है। 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सीरे। पारिस्थितिक अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन वह प्राकृतिक क्रिया जिसमें समय के साथ एक जैविक समुदाय दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इसके मुख्य चरण है नग्र भूमि, जीवों का प्रवेश, प्रतिस्पर्धा, शीर, क्लाइमेक्स समुदाय। तो शीर जो होता है, शीरे अनुक्रम की मध्य अवस्था होती है, जहाँ विभिन्न पौधे एवं जीव धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सक्सेशन मिडिल स्टेज में होता है, जिसको शीरे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये द मेजर रिजर्वोयर ऑफ सल्फर इज। सल्फर चक्र का मुख्य भंडार कहाँ है। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सॉयल एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेगा। सल्फर का सबसे बड़ा भंडार आपको मिट्टी, अवसादी चट्टानें, समुद्री तलछट। पौधे मिट्टी से सल्फेट SO4 के रूप में सल्फर ग्रहण करते हैं, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिलता है और सल्फर सोयल में मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटेरियस फूड चेन्स बिंग्स विथ। डिटेरियस खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती। प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, डेड ऑर्गेनिक मैटर, कार्निवोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको डिटेरियस फूड जो है ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। करेक्ट आंसर सी देखने को मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब होता है कि डिटेरियस खाद्य श्रृंखला मृत पौधे एवं जीवों से शुरू होती है। मृत कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु एवं कवक विघटित करते हैं और पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मृत पत्तियां, ये क्या करता है, इसको कवक खाएगा, फिर केचुआ, फिर 25 तरीके से ये होता है। डिटेरियस का मतलब होता है डेड मैटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आपको इस बार डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मेपल, ओक और बीच किस प्रकार से वन में पाए जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में मुख्यतः जैसे ओक, मेवल, बीच, बर्च जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इनके पत्ते शरद ऋतु में झड़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। ओक प्लस मेपल जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको रिवर देखने को मिलेगा। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जहाँ जल लगातार बहता रहता है। उदाहरण के तौर पर नदी, नाला, जलधारा। तो लोटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटलांटिक इकोसिस्टम। लेटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है। रिवर, लेक, कैनल, स्ट्रीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लेक। लेटिक पारिस्थितिक तंत्र में जल स्थिर रहता है, जैसे झील, तालाब, जलाशय। इसका जल जो होता है ये स्थिर रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जलीय पौधे एवं पत्थरों से चिपके रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। प्लैंक्टन, बेंटोस, बैरीफाइटन, न्यूस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरीफाइटन। ये आपको देखने को मिलेगा। पेरीफाइटन वो सूक्ष्म जीव है जो पत्थरों, जलीय पौधों, लकड़ी से चिपक कर रहते हैं। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण उत्पादक होते हैं। पेरीफाइटन का मतलब होता है अटैच्ड ऑर्गेनिज्म। 5 स्टार क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और कोल्ड। जल की सतह पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। ये न्यूस्टोन कहलाते हैं।
न्यूस्टोन का मतलब होता है ये वो जीव है जो जल की ऊपरी सतह मतलब एयर वाटर इंटरफेस पर रहते हैं, जैसे वाटर स्टाइडर, सतही कीट, ये चीज़ ध्यान रखना है। 5 स्टार क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज आर कोल्ड, जल की तलहटी में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो इनको बैंथोस बोलते हैं। बैंथोस क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो समुद्र, झील या नदी की तलहटी में रहते हैं, जैसे घोंगा, केकड़ा, केचुआ, स्टारफिश, ये बैंथोस कहलाते हैं जो बॉटम में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। उसके बाद है फ्रीली स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जलीय जीव क्या कहलाते हैं? तो ये नेक्टोन कहलाते हैं। नेक्टोन वो जलीय जीव है जो जलधारा के विपरीत भी स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, जैसे मछली, व्हेल, डॉल्फिन, कछुआ। प्लैंकटन जलधारा के साथ बहते हैं जबकि नेक्टिन स्वयं तैरते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्टिन का मतलब होता है स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आपके आने की संभावना एकदम 95% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 3.5%। 3.5% लवणता का अर्थ है समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा। समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% होती है, अर्थात 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। मुख्य लवण होते सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। इसी कारण समुद्री जल सीधे पीने योग्य नहीं होता। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इग्नू का, इसको करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है, फ्रेश वाटर है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 3% है। जो 90% जो पृथ्वी का जल है ये आपको सलाइन वाटर देखने को मिलेगा, खारा पानी मिलेगा। जो समुद्र में सिर्फ 3% मीठा जल देखने को मिलेगा। लगभग 69% हिम नदों में है, लगभग 30% भूजल के रूप में है और केवल 1% से भी कम नदियों एवं झीलों में उपलब्ध है। 90% सॉल्ट है और 3% फ्रेश है, ये ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या ट्रांसपीरेशन? तो जो करेक्ट आंसर है ये आपको सब्लिमिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं, सब्लिमेशन इसे कहते हैं। जैसे कपूर, ड्राई आइस, नेफ्थलीन की गोलियां, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, ये लिक्विड में नहीं जाते, इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 रेटिंग है। उसके बाद कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेड, ब्लैक, लैटराइट सॉइल या सैंडी सॉइल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसकी विशेषता ये होता है कि नमी अधिक समय तक बनाए रखती है मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती है। ब्लैक सॉइल का मतलब कॉटन होता है, ये आप ऐसे ध्यान रखना। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का कि लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन है, वीट, राइस, रबर, कॉटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको रबर देखने को मिलेगा। लैटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है या निम्नलिखित फसलों के लिए उपयुक्त है? रबर, चाय, कॉफी, काजू। ये आपको ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।